विनीता की शादी सूरज से तय हुई थी। सूरज बहुत बड़े ओहदे पर सरकारी नौकरी में था। विनीता के माँ पापा को लग रहा था सूरज से अच्छा रिश्ता उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता था। विनीता उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह किसी भी कीमत पर विनीता और सूरज की शादी करवाना चाहते थे। सूरज जितने बड़े ओहदे पर था, उतनी ही ज़्यादा मांगे उसके घर वालों की थी, जिसे विनीता के माँ पापा किसी भी तरीके से पूरी करके बस विनीता की शादी सूरज से करवाना चाहते थे। विनीता के पापा अभी कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए थे। विनीता का एक छोटा भाई प्रकाश था। प्रकाश को ऐसा लग रहा था कि विनीता की शादी सूरज से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह लोग बहुत लालची हैं। दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी, लेकिन विनीता के मम्मी पापा का कहना था कि एक बार किसी भी तरह से उनकी डिमांड पूरी कर देते हैं, फिर विनीता की पूरी ज़िंदगी ऐश में कटेगी। हमें कभी भी उसकी चिंता नहीं होगी। लेकिन प्रकाश को यह सब कुछ सही नहीं लग रहा था। लेकिन विनीता के मम्मी पापा कुछ भी करके इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह सूरज और उसके घर वालों की सारी डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार थे। विनीता भी सूरज के साथ अपने आने वाली ज़िंदगी के सपने देखने लगी थी और बहुत ही खुश थी कि इतने बड़े अफसर से उसकी शादी हो रही है। तो प्रकाश को लगा, चलो जब बहन खुश है तो उसकी खुशी हमारे लिए ज़्यादा मायने रखती है, और हो सकता है सब कुछ ठीक ही हो या बस मेरा फालतू का वहम हो। विनीता के मम्मी पापा ने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी विनीता की शादी के लिए लगा दी, और विनीता के भाई प्रकाश को बोला भी कि देख बेटा, अब हमारे पास ज़्यादा कुछ जमा पूंजी नहीं बची है, सब कुछ हमने विनीता की शादी में लगा दिया है। तो प्रकाश ने बोला, कोई बात नहीं पापा, हमारी बहन तो खुश रहेगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों में मेरी नौकरी लग ही जाएगी, बस दीदी खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। और इस तरह से विनीता की शादी की डेट फाइनल हो गई। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले सूरज के घर वालों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड रख दी। शादी के एक हफ्ते पहले इतनी बड़ी डिमांड सुनकर विनीता के मम्मी पापा और भाई का दिमाग फट गया, और वह फिर बोले, यह कैसे हो सकता है? फॉर्च्यूनर गाड़ी इतनी आसानी से हम कैसे ले सकते हैं? उसके लिए तो बहुत बड़ी रकम लगेगी, और हमें पहले ही शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है। अब हम फॉर्च्यूनर कहाँ से लेकर आएँ? तो सूरज के घर वाले अड़ गए कि अगर फॉर्च्यूनर नहीं मिला तो फिर हम बारात लेकर नहीं आएंगे। सूरज ने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि यह शादी तोड़ दो। यह लोग सही लोग नहीं हैं जो शादी के एक हफ्ते पहले इतनी बड़ी डिमांड रख सकते हैं। ज़रा सोच लो, अगर उनके घर विनीता चली गई तो फिर वह कैसी कैसी फरमाइशें करेंगे, और कब तक हम उनकी फरमाइशें पूरी करेंगे? और क्या पता फरमाइश पूरी ना होने पर वह विनीता को परेशान करे या इसके साथ कुछ बुरा ही कर जाए। हमारी बहन की ज़िंदगी का सवाल है। लेकिन विनीता के मम्मी पापा को लगा, इससे तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, और आखिर समय पर उन्होंने अपने गांव की एक ज़मीन बेचकर फॉर्च्यूनर गाड़ी का इंतजाम कर लिया, और विनीता और सूरज की शादी हो गई। एक दो दिनों के बाद विनीता पगफेरों के लिए मायके आई। सब कुछ ठीक था। शुरू के एक दो महीने तो सब कुछ अच्छा था। बीच बीच में विनीता मायके भी आती थी और बोलती थी कि ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो विनीता के मम्मी पापा और भाई भी खुश थे कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके बाद जब भी विनीता मायके आई, बिल्कुल चुप चुप सी रहती, बहुत पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती, और फिर कुछ दिनों के बाद ससुराल चली जाती। ससुराल से कभी भी सूरज उसे लेने के लिए नहीं आता, बस सूरज उसे छोड़कर चला जाता था। और फिर कुछ दिनों के बाद प्रकाश या उसके पापा उसे ससुराल पहुंचाते थे। विनीता के माँ पापा और भाई को लग रहा था कि ज़रूर कोई बात है। उन्हें यह भी बहुत अजीब लगता था कि सूरज उसे मायके छोड़कर चला जाता है और फिर उसे लेने कभी नहीं आता। ससुराल में भी जब भी विनीता को उसके माँ पापा या भाई फ़ोन करते तो वह बहुत दबी आवाज़ में बात करती और सब कुछ अच्छा बोलती, लेकिन उसकी आवाज़ में वह खुशी नहीं झलकती थी। विनीता के मायके वालों को लग रहा था कि विनीता बहुत परेशानी में है, पर वह बता नहीं पा रही है। अब उसके में सब परेशान हो चुके थे। उन्हें लग रहा था अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उन्होंने बेटी की शादी में लगा दी है, उसके बाद भी उनकी बेटी दुखी है, ऊपर से उसकी कोई मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बार जब विनीता मायके आई तो प्रकाश ने विनीता से कहा, देख विनीता, तू सच सच बता, ज़रूर कोई बात है जो तू नहीं बताती है। तू पहले कितना चहचहाती रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत रहती है, और तू बहुत दुबली भी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ससुराल में तुझे खाना ही नहीं मिलता। तू सच सच सारी बातें हमें बता। तो विनीता के माँ पापा ने भी बोला, हाँ बेटा, जो कुछ भी सच है हमें बता दे, क्योंकि तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि तू ससुराल में खुश नहीं है, तेरे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। विनीता रोने लगी और बोली, हाँ, मैं ससुराल में बहुत परेशान हूँ, वह लोग बहुत ही लालची हैं। प्रकाश सही बोल रहा है, आप लोगों को प्रकाश की बात मानकर मेरी शादी वहाँ नहीं करनी चाहिए थी।
अभी भी सूरज मुझे यहाँ छोड़कर इसीलिए नहीं जाता कि मैं मेरे मायके में रह सकूं, बल्कि वह मुझे बार बार और पैसे लेने के लिए यहाँ छोड़कर जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बोलती नहीं, इसलिए वह मुझे लेने भी नहीं आता। और जब आप लोग खुद मुझे वहाँ पहुँचा देते हैं तो उसके बाद मेरे साथ क्या होता है वह मैं आपको बता भी नहीं सकती। वह लोग चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी है, लेकिन आपके पास गांव में अभी कुछ और ज़मीन भी पड़ी है जिसे बेचकर आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी, और अब बाकी की बची हुई ज़मीन बेचकर वह पैसे भी उन्हें दे दिए जाए ताकि उनकी बेटी की शादी वह आपके पैसों से कर सके। यहाँ तक कि मैंने दहेज में जितना सामान लिया है वह सब भी उन्होंने संभाल कर रख लिया है अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए, और अब अपनी बेटी की शादी का खर्चा भी आप लोगों से निकलवाना चाहते हैं। विनीता की माँ ने बोला, क्यों, उनकी बेटी बेटी नहीं है? मेरी बेटी को ससुराल में इतना सता रहे हैं, उन्हें डर नहीं लगता कल को उनकी बेटी के साथ भी ससुराल में यही होगा, क्योंकि किए का फल तो मिलता ही है। तो विनीता ने बोला, नहीं, उन्हें कोई डर नहीं लगता, तभी तो वो मेरे साथ यह सब कुछ कर पा रहे हैं। क्योंकि सूरज का कहना है मैं इतने बड़े ओहदे पर हूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तुम्हारे मायके वाले और ना ही मेरी बहन के ससुराल वाले। मेरी बहन जिस भी घर में जाएगी उसका हुक्म चलेगा, नहीं तो मैं उन्हें सीधा कर दूंगा। माँ, वह लोग बहुत बुरे हैं और सूरज को अपने ओहदे पर बहुत गुमान है। अगर मैं कभी कुछ भी बोलती हूँ तो बोलता है, अगर तुमने या तुम्हारे मायके वालों ने मेरे घर वाले या मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को ऐसा फंसाऊंगा कि ज़िंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। तेरे छोटे भाई को किसी न किसी ऐसे इल्ज़ाम में जेल भिजवा दूंगा कि उसकी कभी जमानत भी नहीं होगी। इस डर से मैं नहीं चाहती कि मेरे मायके वालों के साथ कुछ भी बुरा हो, और मैं उनके सारे अत्याचारों को चुपचाप सहती हूँ। यह सब सुनकर प्रकाश और उसके माता पिता सन्न रह गए। इतना कुछ देखकर विनीता की शादी की और आज विनीता के साथ यह सब कुछ हो रहा है। प्रकाश अपने माता पिता के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला, मैंने तो पहले ही बोला था यह लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए हमारी दीदी के साथ क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे आप, जरा बताइए। उस वक्त अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली होती तो अभी हम दीदी का कहीं और अच्छे घर में शादी कर रहे होते, लेकिन अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। अब आप लोग ही बताइए कि अब क्या करेंगे। प्रकाश के माता पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह चुपचाप बैठ गए बिना कुछ बोले। थोड़ी देर के बाद प्रकाश के पापा ने बोला, कोई बात नहीं, जैसे इतना कुछ दिया है गांव की ज़मीन बेचकर उनकी ये मांग भी पूरी कर देते हैं। लेकिन बेटा फिर तेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हम भी मजबूर हैं, तेरी बहन की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। प्रकाश ने बोला, बिल्कुल नहीं पापा, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे मेरी बहन से बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से आप कब तक उनकी मांगें पूरी करते रहेंगे? क्या गारंटी है इस बात की कि इस बार भी मांग पूरी करने के बाद दीदी वहाँ खुश रहेगी? विनीता ने बोला, हाँ पापा, प्रकाश ठीक बोल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उनकी कोई भी मांग पूरी करने की। बहुत ही नीच लोग हैं वह। आप जितनी उनकी मांगें पूरी करेंगे वह उतना ही मुझे परेशान करेंगे। प्रकाश ने बोला, हम विनीता को उस घर में नहीं भेजेंगे, बल्कि उनसे विनीता का तलाक करवाएंगे, नहीं तो हमारी बहन की ज़िंदगी बर्बाद समझो, और मेरी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। विनीता के मम्मी पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। फिर कुछ दिनों तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद विनीता के मम्मी पापा ने बोला, बेटी की शादी हो जाने के बाद वह ससुराल में ही अच्छी लगती है, मायके में वह कितने दिनों तक रह सकती है। तलाक बोलने के लिए ठीक है, पर तलाकशुदा लड़की का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हमने विनीता का तलाक करवाया तो उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इससे अच्छा है वह कुछ समझौता करके ससुराल में ही रहे। धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने बोला, पागल हो गए हैं क्या आप लोग? देख रहे हैं विनीता दीदी के क्या हालात हैं। प्रकाश ने लाख मना किया, लेकिन प्रकाश के माता पिता ने विनीता को फिर से समाज के डर से ससुराल भेज दिया। विनीता को भी समझ में आ गया था कि इस समाज में एक शादीशुदा लड़की अपने मायके में ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती, क्योंकि समाज उसके परिवार का जीना मुश्किल कर देता है। भले ही वह लड़की ससुराल में जिए या मरे, इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीता ने अब सब कुछ अपने नसीब के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन उससे ठान ली थी कि वह अब अपने मायके से 1 रुपया भी लाकर सूरज के घर वालों को नहीं देने वाली। इस तरह से विनीता को ससुराल गए 4 महीने बीत गए। इस बीच 1-2 बार ही फ़ोन पर विनीता की अपने मायके वालों से बात हो पाई थी, वह भी ज़्यादा कुछ नहीं। और एक रात विनीता के पापा को फ़ोन आया कि विनीता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। विनीता के मायके वाले किसी अनहोनी की आशंका से तुरंत अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल में विनीता के ससुराल का कोई भी नहीं था। वह लोग विनीता को भर्ती करवाकर वहाँ से भाग गए थे। विनीता के मायके वालों ने डॉक्टर से विनीता का हाल पूछा।
डॉक्टर ने बोला, आपकी बेटी की हालत बहुत गंभीर है और हमारा बहुत छोटा अस्पताल है, यहाँ इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप अपनी बेटी को किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाइए, नहीं तो आपकी बेटी का बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो विनीता के माँ पापा और प्रकाश की हालत खराब हो गई और वह जल्दी से विनीता को एम्बुलेंस में लेकर बड़े अस्पताल की ओर भागे। एम्बुलेंस में विनीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने 2 महीने से ढंग से खाना भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं घर जाऊँ मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना। यह सुनकर विनीता की माँ जोर जोर से रोने लगी। कोई इतना अत्याचार कैसे कर सकता है कि किसी को भूखा रखे। खैर, अस्पताल पहुंचकर विनीता को जल्दी से भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला, विनीता बहुत गंभीर अवस्था में है, इसका बचना तो मुश्किल ही लग रहा है। महीनों से इसने ढंग से खाना नहीं खाया और इसकी आंत बिल्कुल फट गई है, जैसे किसी ने इसके पेट पर बहुत जोर से वार किया हो और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। आंत फटने की वजह से विनीता का बचना लगभग मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन प्रकाश के दिमाग में डॉक्टर की बात घर कर गई कि विनीता नहीं बचने वाली। और प्रकाश तुरंत ही विनीता के पास पहुंचा, क्योंकि वह थोड़ा बहुत बोल पा रही थी, और उसने अपना मोबाइल निकाला और विनीता से बोला, बहन, तू सब बातें बोल, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है सारी बातें बोल, मुझे यह सारी बातें रिकॉर्ड करनी है, और जल्दी बोल। प्रकाश के माता पिता ने प्रकाश का फ़ोन छीन लिया और बोला, पागल हो गए हो क्या? क्या एक तो तेरी बहन इतनी सीरियस कंडीशन में है और तू यहाँ उसकी वीडियो बनाने की सोच रहा है? पहले उसका इलाज तो करवा। प्रकाश ने गुस्से में अपने मम्मी पापा को खींचकर कमरे से बाहर ले गया और बोला, दिमाग मेरा नहीं आप लोगों का खराब हो गया। जब बोला उस घर में विनीता की शादी मत कीजिए, तब भी आप लोगों ने उसी घर में विनीता की शादी कर दी। जब बोला उसे वापस ससुराल मत भेजिए, तब भी आप लोगों ने उसे वापस ससुराल भेजना था समाज के डर से। और आज जब मैं विनीता की वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि वह सारी सच्चाई दुनिया को बता सके और हमारे पास सबूत रहे ताकि मैं उन लोगों को सजा दिलवा सकूँ, तब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पापा, विनीता अब नहीं बचने वाली, यह बात तो तय है। प्रकाश ने बोला, दिमाग से सोचिए मम्मी पापा, विनीता अब नहीं बचने वाली। डॉक्टर ने साफ बोल दिया है, बस जितनी देर वह खुद को संभाल ले। लेकिन अगर अभी हम लोगों ने दिमाग से काम नहीं लिया तो उसके हत्यारे जरूर बच जाएंगे। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर दे दीजिए। विनीता के मम्मी पापा जोर जोर से रोने लगे। प्रकाश ने बोला, अब रोने से क्या फ़ायदा? जब मैं बोल रहा था तो मेरी बात सुनी नहीं। अब मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर दे दीजिए। रोना तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुझे उसके पहले सारे सबूत जुटाने हैं ताकि मैं उसके हत्यारों को सबक सिखा सकूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी दीदी तो अब नहीं बचने वाली। उसके बाद प्रकाश और उसके मम्मी पापा ने खुद को संभाला और विनीता के पास रूम में पहुंचे। और प्रकाश ने विनीता से बोला, दीदी, तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल में अब तक जो कुछ भी हुआ है सब बात तुम एक एक करके बोलो, मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस बार मैं उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और विनीता ने बोलना शुरू किया कि मैं ससुराल विदा होकर गई। मैं काफ़ी दहेज लेकर गई थी, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वालों का मन नहीं भरा था। उन्हें लगता था कि मैं और जितना ला सकूं ले आऊं। वह मेरे दहेज से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। मेरे पति हर वक्त यही बोलता था कि मैं अपने ओहदे के बल पर तुम्हारे मायके वालों की ज़िंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। मेरी सास और ननद भी बहुत बदमाश है। दिन भर मुझसे घर का सारा काम करवाते और मुझे कभी भी खाना भी नहीं मिलता। खाने में मुझे बस सूखे चावल और उबले हुए आलू दिए जाते थे। महीनों से मैं यही खा रही थी और मुझे बीच बीच में मायके भी भेज दिया जाता था ताकि मैं मायके से और पैसे लेकर आऊँ। और जब मैं पैसे लेकर नहीं आती थी तो मेरा पति मुझे बुरी तरह से मारता था। अगर मैं बोलती कि मैं तुम लोगों के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करूँगी तो वह बोलता, जो करना है कर ले, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि मैं तुम्हारे मायके वालों को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और इस डर से मैंने कभी भी कोई कदम नहीं उठाए। मेरी ननद मुझे बाहर से खाना फेंक कर देती, जैसे मुझे कोई छूत की बीमारी हो। और जब मैं कुछ और खाने के लिए मांगती तो वह बोलती, तुम जितना दहेज लेकर आई हो उतना खाना तो तुमने खा लिया, अब यह खाना मैं तुम्हें भीख में दे रही हूँ, तुम तो इसके लायक भी नहीं हो। और फिर मुझे चप्पल फेंक कर मारती। और जब मैं बोलती कि तुम भी एक लड़की हो, कल को तुम भी ब्याह करके किसी और घर में जाओगी, तो वह बोलती, मैं तुम्हारी तरह भिखारी घर की नहीं हूँ और मेरा भाई इतने ऊंचे ओहदे पर है कि मेरे ससुराल वाले कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे मेरे साथ कुछ भी गलत करने का। और अगर मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत हुआ तो मेरा भाई उन्हें सीधा कर देगा। मेरे और तुम्हारे नसीब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी सास मुझसे घर का सारा काम करवाती और अगर मैं कोई काम नहीं कर पाती कमजोरी के कारण तो मुझे बहुत मारती। महीनों से मुझे खाना नहीं दिया, मैं सूखे चावल खाकर जिंदा हूँ। उन लोगों ने बोला कि अब इसके मायके वाले कुछ नहीं देने वाले, सब भिखारी हो चुके हैं, अब कुछ भी करके इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। और इस तरह से हटाना पड़ेगा कि नेचुरल डेथ दिखे, ताकि हम किसी भी तरह से कल को फंसे नहीं।
इसलिए उन्होंने मेरा खाना पीना बंद कर रखा था ताकि मैं धीरे धीरे भूख से ही मर जाऊँ। मेरे मायके में फ़ोन से बात भी नहीं कर पाती थी। अगर कभी बात होती भी तो सब वहीं पर खड़े रहते। मेरा फ़ोन इन लोगों ने अपने कब्ज़े में ले रखा था। मैं किसी को चाहकर भी फ़ोन नहीं कर सकती थी और अगर कभी गलती से मेरे मायके से फ़ोन आ जाता तो मुझे अकेले में बात नहीं करने दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं मेरे मायके वालों को बताकर करती भी क्या? मुझे पता था मेरे मम्मी-पापा मेरी कोई मदद नहीं कर पाएँगे। इस डर से मैं चुप रहती थी क्योंकि बात-बात पर मेरा पति यही धमकी देता था कि अगर तेरे मायके वालों ने कोई भी कदम उठाया तो उन्हें जेल में सड़ा दूँगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इस डर से मैं डर जाती थी। आज सुबह-सुबह मेरे पति ने गुस्से में मेरे पेट में 2-3 बार घूंसे मारे, यह बोलते हुए कि यह मोटी चमड़ी इतने दिनों से भूखी है, फिर भी मरती नहीं है। और उसके बाद मेरी यह हालत बहुत ख़राब हो गई। तब इन लोगों ने आपस में बात की कि लगता है अब यह नहीं बचने वाली। ऐसा करो, इसे किसी अस्पताल में भर्ती करवा दो क्योंकि अगर यह घर में मर गई तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई है। हम बोल देंगे कि इसे कोई बीमारी रही होगी। और यह सोचकर उन लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया और खुद भाग गए। बहुत तकलीफ़ दी है उन लोगों ने मुझे। मैं चाहती हूँ उन लोगों को भी वैसी ही तकलीफ़ मिले। मैं तो अब नहीं बचने वाली, लेकिन यह मेरे अंतिम शब्द हैं कि मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ़ चाहिए। मेरे सास-ससुर, ननद और पति को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उन लोगों ने एक अच्छी-खासी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं चाहती हूँ मेरे पति को भी उसी तरह भूखा रखकर मारा जाए, जिस तरह से उसने मुझे भूखा रखा है। मैं भी चाहती हूँ यही तड़प मेरा पति भी देखे। मुझे इंसाफ़ चाहिए। यह बोलते-बोलते विनीता की साँस रुक गई। विनीता खामोश हो गई। विनीता के माँ-बाप और भाई ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे। थोड़ी देर के बाद प्रकाश ने बोला, देखा मम्मी-पापा, समाज के डर से अपनी बेटी का आपने साथ नहीं दिया और आज आपकी अपनी बेटी को ही खो दिया। लेकिन अब मैं इसके ससुराल वालों को नहीं छोड़ने वाला। और प्रकाश पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। वहाँ जाकर तुरंत विनीता के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस वाले टाल-मटोल कर रहे थे सूरज के रसूख के कारण। तो प्रकाश ने बोला, रिपोर्ट तो मैं आपको लिखनी ही पड़ेगी, सज़ा तो उसे मिलेगी ही। अगले दिन सुबह-सुबह विनीता की वीडियो पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। हर किसी के फ़ोन में विनीता की वीडियो आ चुकी थी और उसके अंतिम शब्द हर किसी ने सुने थे। और विनीता की हालत देखकर सबको समझ में आ गया था कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया है। पुलिस के ऊपर इतना दबाव आ चुका था कि उसे विनीता के ससुराल वालों को तुरंत गिरफ्तार करना पड़ा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद पुलिस वालों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया।